First of all, I want to thank you for this wonderful platform which you have created to have these aspirants. So I thank you once again for this platform and having me. Am I So, audible to all? yeah, so let me first introduce who is among us today. So, today we have Devendra Singh with us, who has secured All India Rank 41 in UPSC CAPF Assistant Commandant Examination 2024, and he belongs from Jhansi, Uttar Pradesh. तो अब मैं भी यूपी से ही हूँ, तो एक वो भी कनेक्ट है। उसके अलावा ही हैज़ बीन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी वो अपने बारे में थोड़ा बहुत खुद भी बताएंगे। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स पैरेलली। तो देवेंद्र हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स सच एज CAPF and some defense related exams other than this, as well as civil services and PCS exams. तो कई सारे लोगों का डाउट था, एक सेशन हम लोगों ने पहले भी लिया था कि क्या पॉसिबल है कि जो प्रेशर आता है सिंगल एग्जाम से उसको किसी तरह से कम किया जाए। तो उसका एक टेक्निक, ये भी अल्टरनेटिव रूट बताया था कि क्या क्या एग्जाम्स पॉसिबल है दिन। बट हाउ टू डू इट एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच विल बी टोल्ड टुडे बाय देवेंद्र हिमसेल्फ। So I welcome you all to today's session. And first and foremost, thank you Devendra for accepting the invite and taking out time from your busy schedule. I know it wasn't easy. That is why we have scheduled the session so like late in the day. So now I'll hand over the mic to Devendra himself, and he'll just firstly tell about himself, his journey, and then we'll move on to questions. Thank you, Pratik Bhai, for this wonderful introduction. My name is Stevenson, and I have completed my graduation from Delhi University 2024. That was the academic background which I hold, and I have completed my masters in history only फ्रॉम इग्नू, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि प्रिपरेशन के साथ साथ आप मास्टर भी कर रहे हैं, वो भी रेगुलर कॉलेज से। तो इसलिए फिर ओपन यूनिवर्सिटी बेस्ट रहती है। ग्रेजुएशन तक तो ठीक है भाई, एक्स्ट्रा करिकुलम सीखना था तो इसलिए रेगुलर जाते थे कॉलेज। लेकिन मेरी किस्मत और भी अच्छी थी कि उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो कॉलेज जाने का ज़्यादा मौका मिला नहीं। शायद प्रतीक भाई के साथ भी यही हुआ होगा। तो उस टाइम हम लोग का कॉलेज आ गया था। मेरा 2022 का पास आउट हूँ, और 2024 CAPF मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था 2023 में। तो उसमें मेरे पेपर टू में नंबर थोड़े से कम रह गए थे, तो शायद वो इसलिए सेक्शनल कट ऑफ जो होता है 60 मार्क्स का, वो पार नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार मेरे पेपर टू में नंबर अच्छे आ गए। इस बार मेरे 101 मार्क्स है पेपर टू में, जो कि थोड़ा सा एवरेज स्कोर से अच्छा, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, लेकिन अच्छा है। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर पैरेलली फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक CAPF है, CSE है, UPPCS है, और अदर एग्जाम्स हैं लाइक डिफेंस के भी हैं, हमारे CDS है, FCAT है। तो मैंने ये सारे एग्जाम्स दिए, क्योंकि मैं इस पर विश्वास रखता था कि भाई अगर आज के टाइम पे मैं एक एग्जाम को पकड़ के बैठूंगा तो शायद मेरा थोड़ा सा वो रहता है, आर या पार की जंग हो जाती है कि भाई आप एक साल सिर्फ एक ही पेपर के लिए बैठे हैं, और अगर वो एक पेपर आपका सही नहीं गया तो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स, मतलब पेपर देखे जाएं जिनका सिलेबस कुछ मिलता जुलता हो। तो ऑनेस्टली मैंने CDS के SSBs भी दिए, FCAT के SSB भी दिए, UPPCS के प्री दिया, फाइनली CAPF का दिया। UPSC CSE में मैंने प्री दिया, लेकिन मेरा उसमें प्री नहीं हुआ था। तो CAPF में मेरा इस बार हुआ है फाइनली सिलेक्शन। और इसके पीछे मेरी सबसे बढ़िया जो प्रदीप भाई स्ट्रेटेजी थी, वो ये थी कि जो कॉमन सिलेबस होता है सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे सारे एग्जाम्स होता है, जैसे कि CDS की बात करूं या मैं CAPF की बात करूं या फिर UPPCS की बात करूं, तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि सोशल स्टडीज है, जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही है। सोशल स्टडीज है, उसमें जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब में आना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जैसे कि UPPCS से मैं कंपैरिजन करूँ CAPF का, तो प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि भाई UPPCS में जैसे कि हिस्ट्री से मॉडर्न में ज़्यादा पूछ लिया, या फिर एंशियंट से ज़्यादा पूछ लिया। और वहीं जो CAPF में हिस्ट्री आती है, तो वो कई बार, मतलब आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, वो अनएक्सपेक्टेबल हो जाती है कि आप कर पा रहे हैं कि उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानते। वहीं पॉलिटी में आप देखेंगे तो पॉलिटी में कहो, उसमें केस स्टडी ज़्यादा आ रही है, भाई केसेस वगैरह पूछ ले, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पूछ ले। वहीं CAPF में यहाँ पे 3 लाइन के पॉइंट्स दिए हैं आपको, उन तीन में से दो में आपको करना है। तो ये हो जाता है। तो वो इसलिए उसका एक ही सोल्यूशन जो मुझे समझ में आया कि भाई जो बेसिक बेसिक है सारे एग्जाम्स का,
वो तो आप पढ़ के चलिए भाई, जो आपकी कोर नॉलेज है कि यहाँ पर एनसीईआरटी तो पढ़ी लेंगे, तो एनसीईआरटी तो पढ़ी थी बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सब पढ़ रहे हैं, तो वो हमने भी पढ़ी थी भाई, के पॉलिटी की पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके बाद वो स्पेक्ट्रम पढ़ ली, जीसी लियोंग पढ़ ली। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स थी और जो एनसीईआरटी थी, वो तो बेस अपना मजबूत रखे। लेकिन उसके बाद जो स्पेसिफिक एग्जाम्स पे आऊँ, तो जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जाम है मेरा 1 महीने बाद, तो मैं क्या करूंगा, 1 महीने पहले से जो मैंने नोट्स बनाए वो तो पढ़ूंगा ही, लेकिन जो उसके प्रीवियस ईयर है सिर्फ मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा। और ओके। सीएपीएफ का मेरा पेपर है, तो मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं। और अगर उसका पेपर आ रहा है, तो मैं 1 महीने पहले सिर्फ उसी के प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा माइंडसेट जो है, जो हम्म। क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा कि भाई ओके। इसमें मैथ्स ज्यादा आ रही है तो उसके मैथ्स लगा लूंगा। लेकिन हाँ, बेसिक मैथ्स पढ़ लूंगा कि भाई सीसेट में भी काम आ जाएगी। ठीक है। तो देवेंद्र, तो इस तरीके से व्हाट उन व्हाट आई चीजों को कैन फॉलो अंडरस्टैंड। करते 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 बाकी प्रैक्टिस करते करते चीजें सही हो गई। राइट, सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक बेसिक सेट ऑफ नॉलेज पहले तो क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि इंटर यूजेबल है, मतलब सारे एग्जाम्स में यूज एग्जैक्टली आ एग्जैक्टली। सकती है। एंड जो बिफोर इंटर द यूजेबल है सारे एग्जाम। राइट, और जो भी एग्जाम हमारा अप्रोच कर रहा है, अब जैसे मान लीजिए 1 महीने बाद यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है फॉर एग्जांपल, तो अब हम अपना गियर चेंज करेंगे और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज या उस तरह के जो भी मॉक टेस्ट है वो लगाना शुरू कर देंगे। सो राइट। और उसके साथ एक तीसरा पॉइंट मैं और ऐड करूंगा कि जैसे कि यूपी पीसीएस है या फिर सीडीएस है, तो मैं सीडीएस से भी कंपैरिजन करूंगा। कई काफी सारे जो डिफेंस एस्पिरेंट है, तो उससे ज्यादा बेटर कनेक्ट करेंगे भाई। जैसे कि जो डिफेंस के एग्जाम्स है, उनमें साइंस ज्यादा पूछी जाती है। अगर जो हमने बेसिक सेट ऑफ नॉलेज तो कर लिया था यार, प्रीवियस ईयर भी लगा लिया, लेकिन हमको ये भी देखना है कि भाई जो साइंस है उसमें से किस पार्ट में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री में से आ रहे हैं तो किस में से आ रहे हैं, मॉडर्न में से आ रहे हैं, एंशियंट में से आ रहे हैं। क्योंकि देखने में ऊपर सब वो कॉमन लग रहा है कि भाई हिस्ट्री पूछी जाती है, लेकिन हिस्ट्री में कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है। हम्म। तो उस एनालिसिस को करना भी बहुत जरूरी है कि आप उस एनालिसिस को करिए और उसके हिसाब से फिर प्रीवियस ईयर के ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो पॉसिबल हो सकता है। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे जो हम लोग से लोगों मतलब स्टूडेंट्स ने पूछे थे और भेजे थे कि आप प्लीज कन्वे करना, जैसे कोई आज सेशन नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि हम ये पहले कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एग्जाम हमारे लिए बना हुआ है। क्या हम सारे एग्जाम्स के फॉर्म भर दें, जैसे मेरी भी आदत यही थी कि मैंने भी जितने एग्जाम्स पॉसिबल थे सबके फॉर्म एटलीस्ट एक बार तो भरे ही, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे आपका आरबीआई ग्रेड बी हो, नाबार्ड हो, इसके अलावा जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके फॉर्म भर के खुद से ट्राई किया। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? प्रतीक सर, इसमें मैं दो बातें जोड़ूंगा। पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि मैंने जैसे कि सारे फॉर्म मैंने भी भरे थे, लेकिन मैंने सिर्फ डिफेंस रिलेटेड भरे थे, जैसे मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना था। अगर मुझे बैंक पीओ का फॉर्म भरना पड़े या किसी और भी एग्जाम का भरना पड़े, तो शायद मैं नहीं जाता पेपर देने, क्योंकि इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, वो ये है पर्सनल पर्सनैलिटी। तो जिस स्टूडेंट से आपने सवाल पूछा है, तो उसका जवाब यही कि आपको खुद एनालाइज करना होगा आपकी पर्सनल पर्सनैलिटी कैसी है। क्या आप फील्ड वाले पर्सन है, तो आप फील्ड वाली जॉब करिए, यूनिफॉर्म फोर्सेस में आइए। कि आपको बैंक ऑफिस जॉब चाहिए, तो आप बैंक में जाइए, एसएससी में जाइए, रेलवे में जाइए। हम्म। तो आपको अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी एनालाइज करनी पड़ेगी। भाई आपकी क्या पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी है डिफेंस वाली, तो भरिए। और जो दूसरा पैरामीटर इसमें रखना पड़ेगा, दूसरा फैक्टर चेक करने के लिए, कि आपकी घर की परिस्थितियां कैसी हैं। आपको लग रहा है कि भाई आपकी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, फिर तो आपको ऑब्वियसली कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो आपको चाहिए पड़ेगा, कि आपको रोजगार चाहिए भाई, उसी से आपका खाना पानी दाना चलेगा। तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई सेकंड फैक्टर है हमारे घर की परिस्थितियां कैसी है, फर्स्ट फैक्टर है कि हमारी पर्सनल पर्सनैलिटी कैसी है। इन दो फैक्टर को आप एनालाइज करके तभी फॉर्म भरिए कि आप भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर की परिस्थितियों को तो देख लेंगे कि भाई ठीक है हमारी घर की, लेकिन आपने उस पर्सनैलिटी के लिए आप बने नहीं और गलती से आप चले गए, तो 10 साल बाद फिर अपने आप बाल नोचेंगे भाई कि भाई गलत जगह में आ गए, गलत जगह आ गए। और उस टाइम पे फिर वो यू टर्न भी नहीं होता है, क्योंकि जीवन के 10 साल निकल चुके हैं और आपकी क्या है, जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी है कि आपकी फैमिली हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या सोचेंगे, यू राइट टर्न तो राइट। नहीं ले पाएंगे वहां से। क्योंकि समय एक बार जो चला गया तो फिर वापस तो नहीं आएगा, एग्जैक्टली exactly। और ये बात बहुत ही अच्छी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देवेंद्र आपने इसलिए बताई कि जो उसका सेकंड पॉइंट था, इनफैक्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज लोग ये समझते नहीं है कि भाई सबकी घर की परिस्थितियां अलग हैं। लोग टॉपर स्टॉक देख के सोचते हैं कि ये सिर्फ सीएपीएफ की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने निकाल लिया, और मान लीजिए कि नहीं निकलता, उसका भी तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको अपने सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी। Another question which we got was from few of the aspirants कि जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन एक शब्द है, या ओवर थिंकिंग,
हम्म। अ, अभी राइट रिसेंटली राइट। कल ही शाम को मुझे एक सवाल आया कि भैया आई वेस्टेड 2 अटेम्प्ट्स जस्ट बिकॉज आई हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। मतलब पर्सनली मैं ये शब्द भी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ही जान पाया था, इतनी अच्छी इंग्लिश शायद मेरी नहीं थी। तो इससे इससे कैसे बचें, और ये लिटरली क्या कोई किस चिड़िया का नाम है, इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रतीक सर, जो मैंने इसके लिए बनाया था, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैंने गलतियों से सीखा है। तो लेकिन मैंने इसके लिए फॉर्मूला ये बनाया था, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस उनसे भी शेयर करना चाहूंगा। मैंने फॉर्मूला ये बनाया था: लॉन्ग टर्म स्टडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड स्लीप। अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, मेरे जीवन में मैंने इसको उतारा तो बहुत काम आया मेरे। तो लॉन्ग टर्म स्टडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड स्लीप, फर्स्ट थिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्दी फूड, सेकंड थिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरसाइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटरटेनमेंट। ये चार चीजें तो आपको डेली करनी है। ये डेली अच्छा खाना खाइए, मतलब ऐसा खाना मत खाइए जैसे कि मैंने शुरुआत में टिफिन लगवा लिया था तो मुझे प्रॉब्लम ये आई। जो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, अभी भी है स्टूडेंट। तो टिफिन विफिन शुरू करा जब मैं डीयू में फर्स्ट ईयर में था, जब नया नया 12th पास करके गया था। तो टिफिन चालू करा, उसमें क्या है कि भाई खाना तो क्वांटिटी अच्छी है लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। तो उसमें मुझे क्या होता था, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो एक अच्छा हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग जो मैंने बोली कि साउंड स्लीप होनी चाहिए, कि आपको भाई 6 से 7 घंटे जो भी आपकी कैपेसिटी है, एक साउंड स्लीप लीजिए। वरना अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका दिन भर वो पूरा खराब जाएगा। राइट। और थर्ड थिंग मैंने बोली एंटरटेनमेंट। ये दिन भर में आप कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट अपने साथ जरूर करिए। दोस्तों से बात कर लीजिए, घर वालों से अपनी थोड़ी बात बतिया लीजिए, मजाक कर लीजिए, या थोड़ा बाहर कुछ वॉक वॉक पे चले जाइए दोस्तों के साथ। और थर्ड थिंग, आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डेली करनी है। 1 घंटे आप इतना एक्सरसाइज करिए कि आपको रात में नींद अच्छी आए। तो ये जब ये तीनों चारों चीजें आप फॉलो करेंगे तो एक साइकिल बन जाएगी कि आपकी डेली पढ़ाई भी होगी और डेली आपको वो भी नहीं होगा। और इसमें मैंने जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रखा था इस फॉर्मूले में, वो था डिप्रेशन। डिप्रेशन को मैं कहूंगा एक्सेस ऑफ एनीथिंग, अति सर्वत्र वर्तते। मतलब आपने, मैंने देखा कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने 3 दिन इतनी पढ़ाई करी कि चौथे दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब मैंने 3 4 दिन इतने मजे करे कि चौथे दिन फिर मैं मजे से बोर हो गया। तो अति नहीं करनी किसी चीज को लेके, वरना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और फिर इसी फॉर्मूले को मैंने जो आगे और बढ़ाया वो ये था कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हम जो साइन हटाते हैं, ये मैंने थोड़ा सा अपने आप से बनाया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो हम साइन हटाते हैं, तो इक्वल टू का जब साइन रखते हैं, फिजिक्स है 7th 8th क्लास की, सबको ही पता होगा कि भाई इक्वल टू का साइन रखते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट चाहिए पड़ता है हमें। हम्म। तो इसी मैंने फॉर्मूले में जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, उसमें इक्वल टू रखा, तो कांस्टेंट में मैंने वाई रख दिया कि मुझे करना क्यों है भाई। हम्म। तो हम्म। फॉर्मूला बन गया मेरा: लॉन्ग टर्म स्टडीज इज इक्वल टू वाई, हेल्दी फूड, साउंड स्लीप, एंटरटेनमेंट, एक्सरसाइज अपॉन डिप्रेशन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग। तो इस राइट। तरीके से अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं करेंगे, आपका मन भी अच्छा रहेगा और आप पढ़ाई भी करेंगे। और आपका कुछ छूटेगा भी नहीं, आपको फोमो भी नहीं होगा भाई के दोस्त छूट रहे हैं कि भाई पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मतलब ये आई थिंक सो एक नया पर्सपेक्टिव आज मुझे भी मिला, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मेरे साथ 11 मुल्कों की पुलिस भी ढूंढ रही है, और आज पहली बार किसी ने उसको डिकोड किया है। तो आई एम रियली हैप्पी, और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन जो जो भी ये सेशन देखेगा, चाहे आज लाइव देख रहा है यूट्यूब पे देखेगा, कि आप अपने स्टडी टेबल के ओके। सामने इस फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख के चिपका लीजिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कभी ना कभी आती ही है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप अकेले हो इस मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, सॉरी टू, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ क्या, तो मैंने ये सब गलतियों से सीखा। भाई आज मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसका रीजन लिखा, फिर दूसरे बार नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो क्यों लिखा, वो रीजन लिखा। तो धीरे धीरे सब समझ में आया कि भाई कभी सो नींद पूरी नहीं हो रही, कभी खाना ठीक नहीं मिल रहा है, कभी एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, कभी खेलने नहीं गया। हम्म। तो उस तरीके से डेरिवेशन बनाया। देखिए, सब लोग थैंक यू। रिआइटरेट भी कर रहे हैं, सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक सो ये पहली बार किसी ने डिकोड किया है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ वील मूव टू सम स्पेसिफिक एग्जाम्स और उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओके। किसी को यूनिफॉर्म फोर्सेस का ही कीड़ा है, ठीक है, उसे बेल्ट फोर्सेस में ही जाना है, तो अब हमारे पास एक तो मतलब जो डिफेंस साइट्स के एग्जाम्स हैं वो अवेलेबल हैं, उसके साथ सीएपीएफ अवेलेबल। सिविल ओके। सर्विसेज में भी सिर्फ आईपीएस और एक और पोस्ट होती है रेलवे की जो अवेलेबल है, जिसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है। साथ ही साथ एसएससी भी कई लोग मानते हैं, बट अभी मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका ग्रुप अलग है। मैं अभी ग्रुप ए की सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। तो
अब आप ओके। मुझे बताओ कि जो भी ये सारे एग्जाम्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है स्टेज वाइज, एक समरी फॉर्म में, सो दैट कोई भी जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, जिसको कोई आइडिया नहीं है, वो किस तरह से इन एग्जाम्स की साथ में अलग अलग स्टेजेस की प्रिपरेशन कर सकते ओके। इसका मैं बड़ा सिंपल सा जवाब दूंगा कि भाई फूड चेन होती है। फूड चेन में सबसे नीचे आता है मेढक, उसके बाद आता है सांप, उसके बाद आता है ईगल, हमारा चील। यूपीएससी सीएससी को मान लीजिए आप ईगल, सबसे ऊपर भाई फूड चेन। अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सांप और अब ये मेढक तो पकड़ ही लेंगे, और सीएपीएफ को आप समझ लीजिए स्नेक, और जो हमारा सीडीएस है उसको समझ लीजिए आप मेढक। किसी एग्जाम को मैं डिफेम नहीं कर रहा, वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें तो आप कर लो। जैसे कि सीएफपी और सीएससी है, तो सीएससी में हम सबको पता है कि भाई मेंस में अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती है, प्री में भी करनी पड़ती है, प्री प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्री में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कभी किसी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट का। लेकिन वही सीएपीएफ में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पेपर वन में कि भाई साइंस से हर बार 30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 30 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। और साइंस में भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। मेरे साथ एक बार गलती क्या हुई थी प्रतीक भाई, सवाल बहुत अच्छा है तो मैं इससे बताना चाहूंगा बच्चों से। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरे थोड़े पेपर वन में भी मार्क्स कम थे, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि भाई काफी सारी कोचिंग पेपर वन के लिए वो साइंस की बुक्स निकालती है। नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग, लेकिन काफी सारी कोचिंग्स निकालती है। तो मैंने भी जल्दी हैं। जल्दी भाई बढ़ी तो नाम भाई बिंदास शॉर्टकट ले लिया, या सकते कोचिंग हो वालों आप, ने नोट्स दिए। नाम बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना, कोर्ट केस नहीं नाम भाई होगा, क्या होगा करना। तो कोई बात नहीं। बात 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 चे, चैनल बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सब पैसा अपनी कमाने के लिए तो अपनी करना नहीं होता। बात बात बिंदास लो अपनी नाम। बात बता रहा हूँ भाई। तो उसके बाद भाई क्या हुआ कि मैंने बुक्स वगैरह ले ली। लेकिन मैंने क्या किया कि बुक्स वगैरह पढ़ी, लेकिन मुझे क्या है कि उनसे एक क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं बड़ा यार डिप्रेस कि मैं पढ़ के तो पूरी बुक किया था यार, एक एक लाइन मैंने याद कर ली, उसके बाद भी मुझसे यार एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो मुझे जो गलती समझ में आई वो ये है कि मैंने शॉर्टकट ले लिया। किसी कोचिंग वालों से बुक मत लो आप। आपको अगर करना है तो बेसिक एनसीईआरटी ही पकड़िए, क्वेश्चन उसी में से आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो गलती नहीं दोहराई। जितनी भी बुकें थी कोचिंग वालों की सब मैंने कूड़े में फेंकी भाई, कि ये नहीं करूंगा, शॉर्टकट नहीं चाहिए। जो एनसीईआरटीज हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं भाई लाइन टू लाइन वो पढ़ूंगा अपना, उनसे पढ़ूंगा, उनसे खुद अपने नोट्स बनाऊंगा। तो वो फायदा मिला मुझको। तो आपका जो सवाल था कि भाई पेपर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो उसको वापस आते हैं। तो सीएससी में तो पता है भाई मेंस में अच्छा खासा आपको कंटेंट चाहिए, पेपर वन पेपर टू ऐसे ऑप्शनल ये सब। उसके बाद उसके बाद हम बात करें उसकी सीएपीएफ की। तो सीएपीएफ में हम पेपर वन प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई, इसमें से यही पूछा जाएगा, साइंस में से इतने क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ एक आध सब्जेक्ट को छोड़ के, पॉलिटी भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है सॉल्वेबल हो जाती है, ज्योग्राफी भी हो जाती है। हिस्ट्री नहीं कर सकते आप उसमें प्रिडिक्ट, मैथ नहीं कर सकते, क्योंकि 2023 में या 22 में मुझे याद है मैथ्स अर्थमेटिक की जगह एडवांस पूछ रही थी। तो जितने भी जो प्रो डिफेंस एस्पिरेंट थे जो स्पेशली सीएपीएफ का कर रहे थे, उनकी हवाइयां उड़ गई थी भाई के अर्थमेटिक की जगह एडवांस पूछ लिया। वो पहली बार ही हुआ था वो ऐसा। और 2018 में भी ज्योमेट्री से पूछ लिया था। तो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ इस ये पीएफ में ये है, तो आप उसको क्रैकेबल मान सकते हैं कि हाँ भाई मेहनत करिए तो निकाल लेंगे। लेकिन वही सीएससी में क्या है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर वन में आपका क्वालिफाई हुआ कि नहीं होगा, मेंस में आपके इतने सारे पेपर हैं, आप वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहला डिफरेंस तो यहीं से आ जाता है। अब मैं इसकी सीएपीएफ का कंपैरिजन करता हूँ मैं सीडीएस से। अब आपका तो सीडीएस में क्या है कि आप रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेंगे, वो प्रेडिक्टेबल है। भाई जो एक बार सीडीएस का रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है तो वो हर बार ही कर लेता है, वो लगे लगे फिर वो 10 बार एसएसबी दे रहा है, 4 बार दे रहा है, जितना उसका समय है वो पूरा समय लेता है। उसमें अगर एफटेट दिया तो फिर वो सीडीएस भी दे देगा, सीडीएस में ओटीए भी दे देगा, वो सब दे देगा। तो उसमें प्रेडिक्टेबल हो जाता है पेपर वन। लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है एसएसबी में, वो सबको पता होगी। एसएसबी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप भाई बहुत होनहार स्टूडेंट हो, आप बहुत होनहार डिफेंस एस्पिरेंट हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कि आपका एसएसबी होगा क्वालिफाई कि नहीं होगा लास्ट डे पे। लेकिन सीएपीएफ में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरव्यू के मार्क्स मालूम चल जाते हैं भाई कि हमारे लास्ट ईयर इंटरव्यू में 80 मार्क्स थे, इस बार 90 मार्क्स थे, इस बार 100 मार्क्स थे। तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। और एसएसबी में आपको 3 स्टेजेस में जाना है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखेंगे तो सीडीएस में और सीएपीएफ में थोड़ा लक ज़्यादा चाहिए, और मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं सीएपीएफ में लक का काम थोड़ा कम है, मेहनत का काम ज़्यादा है। तो ये डिफरेंसेस में कहूँगा। एक्सीलेंटली एक्सप्लेन। और आई थिंक सो
जो कंटेंट है, जो वो आपने फूड चेन समझाई ना, सो आई वुड लाइक टू, आई थिंक सो, रिआइट्रेट कि वो ये इंटेंशन नहीं है कि ये बताना कि इट इज अ सुपीरियर थिंग एंड इट इज अ लोअर थिंग. या It एग्जैक्टली. just shows कि the content which you have to follow, the amount of knowledge you need is always a subset of something bigger. तो जैसे सिविल सर्विसेज की आपने तैयारी की तो वो एक बड़ा सेट है, और उसके अंदर फिर आपने सीएपीएफ की तैयारी की तो एक हल्का सा छोटा सबसेट, फिर आपने सीडीएस की तो उसके अंदर का एक सबसेट. तो हाँ, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आई थिंक सो कि आप अगर बड़े सेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप सीएसई अप्रोच कर सकते हो, तभी आप ईगल बनो. ये मतलब हम लोग का बिल्कुल राइट नहीं राइट. है कि सब कोई आज से जो सीडीएस की तैयारी कर रहा है वो छोड़ दे और सब लोग सीएससी की तैयारी शुरू करते हैं. देखिए, हर किसी का अपना एप्टीट्यूड है और टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं. तो वी आर जस्ट सेइंग कि हाँ, अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स अप्रोच करने का मन है और आपको ऐसा नहीं है कि मुझे करना तो यही है, मुझे इस तरह के कुछ और भी मिल जाए तो अगर मैं वो करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो यस, यू कैन अप्रोच इन दिस मैनर कि हाँ, आप सीएपीएफ का पढ़ लिए तो भी सीडीएस का कवर हो गया, सीएससी का पढ़ लिया तो सब कुछ कवर हो गया. ओके. तो अब काफी क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं. आई वुड इनवाइट एवरीवन टू आस्क देयर डाउट्स इफ देयर आर एनी, और आप टाइप भी कर सकते हो. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जो हम पूछेंगे. तो अगर कोई किसी के पास डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स. राहुल गुर्जर है सेड की, सर आपने सीएपीएफ 2025 का एग्जाम देखा था? अब तो मुझे 2025 को देखकर स्नेक लग रहा है. स्पेशल पेपर वन. बात सही है, बात सही है भाई. इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और पेपर उससे बात ठीक है. राइट, और ये देखिए डिफिकल्ट होता ही जाएगा. सी, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि अब जो पर्क्स हैं, जो इसमें बेनिफिट्स हैं असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, और जो भी रिसेंट कोर्ट के डिसीजंस हैं, तो it is showing that now government also sees this paper, if not equivalent, then around CSE top 3-4 पोस्ट. और अगर इसका मर्जर भी हो जाए तो आई एम श्योर कि कल आपको अगर अपनी फोर्स प्रेफरेंसेस या सर्विसेज भरनी होंगी तो बहुत सारे लोग इसको टॉप 5-6 में रखेंगे. तो the exam level is going to increase if the merger doesn't take place. That is what my humble analysis is. So another question is, Virat Kohli has come today to our session. What are the exams we can give along with, भाई यही तो अभी तब से डिस्कस कर रहे हैं यार विराट कोहली जी, कि क्या एग्जाम्स दे सकते हैं. जैसे तो आपने अगर लेट से ज्वाइन किया तो आप प्लीज देखना फिर से यूट्यूब पे. भैया पेपर 2 के लिए बताइए बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करें. ऋषि यादव हैज आस्क्ड. पेपर टू के लिए जो सबसे पहला आप काम कर सकते हैं वो है कि भाई कंटेंट अपना तैयार करिए. क्योंकि आपके पास अगर कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखेंगे क्या, आप ब्लैंक रहेंगे. अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी अपने मदर पे ऐसे लिख दीजिए, तो आपको लिखने में थोड़ा कठिनाई होगी क्योंकि आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन आप लिख देंगे क्योंकि कंटेंट है कि मेरी मम्मी इतने साल की हैं, मेरी मम्मी की हाइट ये है, उनकी ये हैबिट्स हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंट है उनका. राइट. तो अब क्वेश्चन आ गया आपके पास ई वेस्ट पे. आप कह रहे हैं ऐसे मैं कैसे लिखूँ, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे. तो मैंने जो इसके लिए किया था वो ये किया था कि भाई जो डेली न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है, मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ता था. जो एडिटोरियल निकला मेरे काम का है वो एडिटोरियल मैंने पढ़ा. उसमें से मुझे जो जो डाटा या फैक्ट और फिगर मुझे उठाना हुआ तो मैंने उठा के अपनी नोटबुक में लिख लिया. और जो मैंने नोटबुक बनाई थी उसको मैंने 7 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर रखा था, सॉरी 6 पार्ट्स में. पहला वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा सोशल सिक्योरिटी, तीसरा डिफेंस, चौथा एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद मिसलेनियस, और पांचवा इकोनॉमी. तो इसमें कुछ भी मेरे आता था तो मैं उसको फिल कर देता था. अगर इकोनॉमी से रिलेटेड मुझे कोई कंटेंट मिल रहा है तो उसको मैं डाल दूंगा. अब कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें तो मैगजीन भी आ जाती है, विजन आईएएस वगैरह की, आप उसको ही सीधे उठा लो. तो मैगजीन क्या हो जाती है भाई, बहुत भारी हो जाती है. अगर एक महीने की मैगजीन उठाएंगे तो वो 180 पेज या 200 पेज की है. और मैंने जो कंटेंट बनाया था अपना वो था बस मैक्सिमम 80-90 पेज का बस. उसमें मैं कहानियां नहीं लिखता था कि भाई ये हुआ, सिर्फ डाटा और फैक्ट एंड फिगर जो मुझे याद नहीं रहा है बस. और जो रही बात उसको सजा के लिखने की, भाई हमने कोई डाटा उठाया है वुमेन एम्पावरमेंट का, और अगर उसको लिखना है तो भाई मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए कि आपने डाटा तो मिल गया कि भाई कितने परसेंट वुमेन्स हैं जो अभी जॉब में नहीं है, वो नहीं है. तो आप उसके लिए क्या करेंगे.
आपके पास डाटा है तो बस आपने उसको माला बना के पिरो के रख दिया उसको, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कंटेंट तैयार रखिए और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। Okay. Another question is, सर अब साइंस के लिए 11 12 की एनसीईआरटी अप्रोच करनी होगी और मैथ्स के लिए क्या करना होगा? साइंस के लिए देखो, अगर 11th 12th की एनसीईआरटी आप अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है हमारा सितंबर, राइट? आप लोगों का 2026 वालों का जो सीएपीएफ होगा अगली साल फिर से अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी आप कर सकते हैं कि भाई अभी टाइम है आपके पास, तो अभी आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास जब टाइम बचेगा मार्च अप्रैल में, तो आप उस टाइम नहीं कर सकते। उस टाइम मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल मत करिए। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको ज्यादा स्कोरिंग नहीं होती, जैसे कि जो 12th की एनसीईआरटी है, तो हम या ज्यादा स्कोरिंग नहीं होती, तो हम उन चीजों को अवॉइड करते हैं भाई लास्ट मोमेंट में जो स्कोरिंग नहीं है। उन्हीं चीजों को पकड़ते हैं जिनमें नंबर ज्यादा हो, जैसे कि भाई 9 10 की एनसीईआरटी से उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो उसमें अगर हमारा 11th 12th में हमें आउटपुट ज़्यादा देना पड़ रहा है, इनपुट कम मिल रहा है, तो लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि इस समय जो एनसीईआरटीज हैं आपकी 11th 12th की, अभी बिल्कुल पीक टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं, अभी समय है आपके पास। तो उसको आप पढ़िए, जो जो उससे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके नोट्स बना लीजिए आप। तो एंड टाइम पे फिर वो नोट्स काम आ जाएंगे, लेकिन आप एंड टाइम पे शुरू करेंगे 11th 12th, तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। Okay. And what about maths? मैथ्स के लिए मैंने एक ही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि भाई सी सेट तो प्रिपेयर कर रहा था मैं। हम्म। तो मैंने इसमें सिर्फ ये देखा कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो मैंने सिर्फ उनको लगा लिया। और इत्तेफाक से मुझे 2 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो रिपीट हो गए बिल्कुल सेम टू सेम, तो मुझे वो फायदा दिया। मैथ्स में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए थे मेरे 2024 वाले Okay. में, जो मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे। तो हम्म। मैंने अलग से उसमें कुछ नहीं पढ़ा कि भाई अलग से वो कोई अर्थमेटिक की बुक ले लूँ किसी कोचिंग की या कुछ ले लूँ, तो मैं बिल्कुल पर डे के 100 क्वेश्चन लगाने बैठूंगा। मैं पर डे के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के लगाऊंगा। अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है तो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रोबेबिलिटी के सीएपीएफ में आए हैं, तो मैं 50 के 50 क्वेश्चन लगा लूंगा। तो मैथ्स के लिए मैंने यही किया था कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको चैप्टर हम्म। वाइज डिवाइड करना, कि हम्म। भाई ये प्रोबेबिलिटी से है, ये कैलेंडर से है, तो इनके क्वेश्चंस उठाना और उनको फिर सॉल्व करना। ओके। तो मतलब इसके लिए कोई सोर्स आपने रिफर किया था, ये डिवीजन आपने खुद किया? इसके लिए मैंने सोर्स प्रेफर किया था, एक टेलीग्राम पे चैनल था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उनने मुझे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें डाल रखे थे उनने। मैं नाम अच्छा। भूल रहा हूँ, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, काफी कोई टाइम नहीं, हो गया आप उसको सॉल्व आप करे हुए, मुझे प्रोवाइड क्योंकि कर देना, लास्ट मैं ईयर मैंने ग्रुप पे उसका हैंडल डाल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल किसी को बिल्कुल अगर बिल्कुल हो तो। टेलीग्राम पे ही एक चैनल था, उसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन उनने डाले हुए थे, और उसमें क्या है कि ओके। बाइफरकेटेड थे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रोवाइडेड थे, कि मतलब इस चैप्टर हम्म। से इतने क्वेश्चन हैं। तो हम्म। कैलेंडर के क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, क्लॉक के थे, तो हर चैप्टर वाइज उन्होंने डाल रखे थे प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। तो उसी हम्म। क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, लेकिन अभी चैनल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी पता है। कोई नहीं देवेंद्र, आप मुझे प्रोवाइड कर देना जब भी आपको, मतलब आप देखना, तो मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर श्योर दूंगा, श्योर बिकॉज श्योर, इट विल मैं बी सर्च वेरी करूंगा, हेल्पफुल। अभी मैं सर्च करता हूँ, तो श्योर श्योर मैं श्योर। सर्च करता हूँ, बिल्कुल आपको मैं शेयर करूंगा सर। श्योर। अमित इज रेजिंग हिज हैंड, अमित यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिसको मैथ आता ही नहीं है बिल्कुल, वो क्या करे? जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता वो क्या करे, बात इसमें भाई पहला चीज ये कर सकते हो कि इसके लिए तुमको बुक लेनी पड़ेगी, फिर कोचिंग वालों की, कोचिंग वाली हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे फिर वो सीएपीएफ की हो, कोई भी बुक हो तो उसको आप लीजिए। और ऑनलाइन एक टीचर लीजिए जो आपको पेड कोर्सेज देगा, उससे एक एक चैप्टर आप सॉल्व करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए। तो उस तरीके से आप बेसिक से स्टार्ट करके उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। उसके बाद जब अपना आप इतना कर लें, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है मैथ्स में वो आती है टाइमिंग की। एक बार आपने क्वेश्चन लगाना तो सीख लिया, आपको क्वेश्चन आ भी रहे हैं, लेकिन क्या है टाइम पे नहीं हो रहे हैं, और सीपीएफ में खासकर आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। और मैथ्स का गलती से वेटेज बढ़ गया, 20 25 क्वेश्चन होगा, तो फिर आपको और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 18 क्वेश्चन भी सॉल्व करने में लास्ट में टाइम बचता कम है। तो प्रॉब्लम वहीं आएगी, टाइम का इशू होगा। तो लास्ट मोमेंट में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और शुरुआत में अपना आप कोई भी बुक लेके कोचिंग की जिसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से दिया रहता है, तो पहले लेवल 1 के सामान लगाइए, फिर लेवल 2 के लगाइए, फिर लेवल 3 के लगाइए। इस तरीके से कर सकते हैं। ओके। अमित, इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे मैं भी सीसैट सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ता था, तो उनका जो सीसैट का प्रोग्राम था बहुत ही
मतलब नॉमिनल कॉस्ट का था, कुछ 2-2,500 रुपए का था। हाँ, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू बेटर परचेज इट, नहीं तो उसमें एक फाउंडेशनल या बेसिक मैथ्स का भी सेक्शन वो लोग पढ़ाते हैं शुरू में, तो आप उसको रिफर करो। उसमें वो बेसिक आपको कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, सब पढ़ाते हैं। उसके बाद हाई लेवल मैथ्स पे मूव करते हैं। तो ऐसा आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रिफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही मतलब आई वोंट से चीप बट काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड्स बुक पढूं या एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट रहेंगी भैया? और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो क्वेश्चन करके आप देखेंगे तो एनसीईआरटी कुछ कुछ क्वेश्चन लाइन टू लाइन आ जाते हैं, तो जो लाइन लिखी हुई है ना, तो वो लाइन की लाइन लिख के आ जाती है एग्जैक्टली। तो ज्योग्राफी के लिए तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। और जब एक बार नोट्स बना लें तो उसी नोट्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं ऐड ऑन कर दीजिए, कोलैबोरेट करके इस तरीके से कि जीसी लियोन के साथ डाल दिया आपने, अगर टाइम है तो करिएगा। और हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और मॉडर्न के लिए सब स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं मिलेगी, तो आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़नी पड़ेगी। हम्म। अभी समय है तो आप अभी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने हिस्ट्री को ज्यादा वेटेज दिया नहीं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था तो उसमें मैं समझ गया मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, क्योंकि मेरा भाई हिस्ट्री मास्टर्स से ही है, मास्टर्स से मैंने हिस्ट्री किया है, और मेरा ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री ऑनर्स से ही है। मैंने इतनी पढ़ी हिस्ट्री, उसके बाद भी जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए होंगे, 15 में से मेरे 2-3 ही सही हुए। तो मुझको लगा भाई इसको ज्यादा वेटेज देने लायक है नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने इतना कर लिया कि भाई जो एक बेसिक और एवरेज लड़का कर सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, और अगर कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा तो छोड़ दूंगा, लेकिन अदर अदर सब्जेक्ट पे फोकस करा मैंने कि भाई इसमें से अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 के 15 में सॉल्व करके आऊंगा। खासकर मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स इन सब पे पूरा अच्छे से ध्यान दिया। Ankit has raised his hand. Ankit Datta, please you can ask your question. हेलो, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो तो भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने इस बार दिया, मतलब इस बार ही मेरा ग्रेजुएशन है, तो ऐसे ही एक डेमो अटेम्प्ट के ओके। जैसा ही मैंने दिया पेपर। सीपीएफ का बात कर रहा हूँ, मेनली फोकस मेरा सीडीएस में था इस बार, 14 सितंबर को था। ओके। तो मैंने ठीक ठाक पढ़ा हुआ था, इतना मतलब कुछ मैंने जब आंसर की मेरा 80 से 85 के बीच में बन रहा है पेपर में, होगा तो नहीं बट फिर भी मतलब एज एन एक्सपीरियंस मैंने दिया था। मैंने करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि जैन से अब करेंगे तक या फिर जुलाई तक अगर खींच खींच पाएंगे, मैं जून तक करके गया। लेकिन मतलब सवाल तो आया नहीं, मतलब जो जो क्वेश्चन मेरा सही हुआ करंट अफेयर्स में, वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट करके कुछ बन रहा है। डिफेंस का क्वेश्चन था, वो एलिमिनेट करके बन रहा था। कुछ सीएटी का कुछ था, पता तो नहीं था, लेकिन एक स्टेटमेंट था, एलिमिनेट करके बन रहा था सवाल ऐसे। लेकिन जो कुछ भी मतलब क्वेश्चन था, मतलब करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करें फिर, मतलब आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा? और एक था इकोनॉमिक्स को लेकर, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को टफर सा ही लगता है, इकोनॉमिक्स सीडीएस में भी लगा और फिर सीएपी में भी लगा। तो फिर इकोनॉमिक्स और ये करंट अफेयर्स दोनों को कैसे हम टैकल कर सकते हैं इफेक्टिव मैनर? ठीक है, पहली बात मैं कहूँगा जो आज का कंपटीशन का लेवल है, तो आप या तो एग्जाम दीजिए या तो मत दीजिए, ट्राई वाली चीज तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उससे आपका समय और एनर्जी दोनों खराब होगा। तो क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है, अब मैं कई लोगों को भी देखता हूँ अपने बिल्कुल आसपास, सर। वो 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं कि भाई 2 अटेम्प्ट में सीख लेंगे, तीसरे अटेम्प्ट में सही करेंगे, फिर चौथे अटेम्प्ट में करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है आर या पार, या तो आप पढ़ाई बिल्कुल लग के करिए या तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, पहला आपका। और जो दूसरा सवाल है आपका कि भाई सीएपीएफ में जो करंट के सवाल हैं उनको टैकल कैसे करूं, तो एक बात है मैं जो कहूँगा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो पढ़ाई तो सब वही मैगजीन से कर रहे हैं, आप भी उसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बस आप वही कर सकते हैं कि भाई जो आपके हाथ में होगा आप उसको कर लेंगे। मैंने भी यही किया था कि मैंने जो मैगजीन पढ़ सकता था वो पढ़ी, तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पे फोकस करा। मुझे करंट भी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता और मुझे हिस्ट्री भी नहीं लगता, तो मैंने इन पे इतना ही फोकस करा था कि भाई जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो कर लूंगा, और जो नहीं होंगे तो उनको छोड़ दूंगा, कोई बुराई नहीं, लेकिन जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको मैं फोकस करूंगा। अगर मैं देख रहा हूँ करंट में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 6-7 क्वेश्चन तो कर ही दूं उसमें, क्योंकि जो टॉपर बच्चा भी होगा, जो टॉप कर रहा होगा, तो उसने बहुत से बहुत 20 क्वेश्चन में से 12 या 13 ही करे होंगे, और मेरे 7-8 भी हो गए तो मैं उसमें जीत गया, ठीक है। लेकिन मैं अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, मैं बताया ना, ज्योग्राफी है मेरा स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरा इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इनमें इतना अच्छा स्कोर करूंगा कि मैं टॉपर से भी आगे निकल जाऊँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी। तो
क्योंकि करंट्स में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, आपका करंट क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, करंट की कोई लिमिट भी नहीं होती। आपने कहा जून तक पढ़ लिया, तक पढ़ लिया। कई बार पेपर में ऐसा होता है कि भाई इस साल के नहीं पूछे, अगले साल के पहले वाले पूछ लिए। भाई सीएससी के लिए खास कर कहते हैं कि 2 साल के करंट आप कम से कम पढ़ के जाइए। कि भाई आप सोच रहे हैं सीएपीएफ में कि भाई 24 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, 2013 का 23 से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो वही अक्टूबर से लेके मई जून जुलाई तक पढ़ लूंगा, 7-8 महीने का, और उतने में मेरा काम हो जाएगा। गारंटी थोड़ी है, तो उसके पहले का आ जाए। आप कहें भाई 6 महीने और पहले का पूछ लिया, तो उसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं कहूंगा मैं। तो फिर उसके लिए वही है कि भाई जितना सब करके जा रहे हैं उतना तो आप करके जाइए। कि भाई एक जो बेसिक थ्रेशोल्ड है वो आपका पार हो जाए, कि भाई ऐसा ना हो कि 20 क्वेश्चन में से आप एक भी ना कर पाए। बेसिक आपका थ्रेशोल्ड पार हो जाए कि भाई 7-8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो बने वो कर लें। अब आता हूँ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे मैं भी बात ठीक है आपकी, इस बात से मैं वाकिफ हूँ कि भाई सीडीएस में इस बार क्या है, सीडीएस में क्या हर बार ही जो इकोनॉमिक्स का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं सीडीएस दे रहा था लगातार, एसएसबीस दे रहा था, तो मैं देख रहा था सीडीएस में इकोनॉमिक्स का लेवल बढ़ता जा रहा था। अच्छा खासा इकोनॉमी उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, क्वेश्चन का लेवल भी टफ हो रहा है। तो उसमें बस यही कर सकते हाँ हैं सर। कि भाई जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज हैं तो उनसे तो हम कोर प्रिपेयर कर लें पहले, तो जो हमारा बेसिक होता है भाई, जैसे कि और जैसे कि हम बताएं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जीडीपी जीएनपी, ये सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक्सेट्रा। तो जो हमारी जो कोर नॉलेज है, जो हमारा करंट डाटा नहीं है, करंट डाटा आप समझ रहे होंगे ना, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आया हमारा या कुछ और है, जो हम डेली बजट। मैगजीन में कुछ ना कुछ डाटा छप रहा है, तो करंट डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ कोर की बात। तो जो कोर नॉलेज है पहले आपको वो आनी चाहिए। तो कोर नॉलेज हमने प्रिपेयर कर ली, और एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर ली, और उससे प्रिपेयर कर ली हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है रमेश सिंह पढ़ी हुई इकोनॉमी के लिए। क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने टाइम लिया, मैंने पढ़ा उसको, तो रमेश सिंह पढ़ी हुई थी और एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई थी। मैंने लेकिन कोर पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, जो मुझे नहीं समझ में आया तो रमेश सिंह से पढ़ा। उसके बाद यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज थी, उनकी है, फेमस टीचर है हमारी यूपीएससी सीएससी के, नाम भूल रहा हूँ, मुरुनल सर नाम है उनका, शायद शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ मुरुनल। सर। थोड़ी सी मेरी गंदी आदत है, हाँ मैं सर। नाम भूल जाता हूँ। तो मैंने नहीं उनकी नहीं, लेक्चर मुनाल सीरीज सर ही। देखी, हाँ मुरुनल सर की। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मुनाल सर, तो उनकी मैंने लेक्चर सीरीज देखी। क्योंकि भाई इकोनॉमी और मैं मानता हूँ ज्योग्राफी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है इसके लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज, आप हिस्ट्री खुद से पढ़ सकते हैं, पॉलिटी खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है वो आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आप समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, या तो आप बार बार गूगल करेंगे, आपको सिर में दर्द पैदा हो जाएगा, तो इसलिए आपको टीचर चाहिए पड़ेगा। तो मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए बिल्कुल टीचर लिया था, और वो मैंने यूट्यूब पे देखा लिया था। इस तरीके से किया मैंने। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर आपने किसी का बैच सर आपने किसी का पर्टिकुलर आपने बैच नहीं लिया था क्या, या ओनली आपने यूट्यूब से तैयारी किया था प्रॉपर? मैं बताऊं, मेरा कॉलेज भाई डीयू से था, मेरा सत्यवती कॉलेज था डीयू में। और मुझे फायदा ये मिला उस कॉलेज में कि मेरे भाई कॉलेज में था यूपीएससी विंग, और यूपीएससी विंग हमारे कॉलेज में ही शुरुआत थी, और वो इनिशिएटिव हमारे सीनियर्स ने लिया था, तो उसमें विंग में मैं भी एक मेंबर था। तो हमारे कॉलेज में ही कम से कम 100-150 बच्चे तो होंगे जो प्रिपेयर कर रहे थे सीएससी के लिए और सीएपीएफ के लिए। और कुछ बच्चे उनमें से थे जो सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो जो हमारे कॉलेज के जो टीचर्स थे जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं, जैसे कि आप उनको जानते हो, फेमस हो वीके चौहान सर हैं, जो दृष्टि आईएएस के पैनल में बैठते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ही हैं, लेक्चरर थे हमारे वो। तो वो थे, और हिस्ट्री के एक आध टीचर वो थे, तो हमको कोचिंग की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि भाई जो पढ़ा रहे थे कोचिंग में वही हम लोग को टीचर पढ़ा रहे हैं, वो यूपीएससी विंग जो हम लोगों ने बनवाया था। उनका ये रहता था कि हफ्ते में वो 2 क्लासेस तो ले लेते थे, 2 क्लासेस उनने ले ली, 2 क्लासेस किसी और ने ले ली। और बाकी क्या है कि कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट होता है ना, अगर आप उसमें रहते हैं तो और अच्छा लगता है। तो जो हमारे साथ के जो बैचमेट्स थे भाई, 100 दोस्त हमारे हैं, 100-150 बच्चे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किसी के पास कोई डाटा है, किसी के पास कोई करंट कुछ ना कुछ है, तो उससे हम लोग शेयर कर लेते थे, तो उस तरीके से जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगर इस बार नहीं होता तो फिर मैं सीएससी के लिए तो जरूर कोचिंग लेता, एक ना कोई। अगर इस बार नहीं होता तो मैं सीएससी के लिए जरूर तो लेता कोचिंग। ओके। तो अब फाइनल क्वेश्चन ले रहा हूँ जो टेक्स्ट में है मेरे पास, कि जैसे आज ये ओके। बात हुई कि वो इक्वेशन वाली बात हुई, उसके अंदर जिम, गुड फूड, एंटरटेनमेंट, स्टडीज, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। तो किसी ने पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मतलब ये सब ऑन पेपर देखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब हकीकत में करने बैठते हैं तो यू ऑल्सो नो कि 24 घंटे भी कम पड़ने लगते हैं, और यू हैव टू मैनेज समहाउ। तो व्हाट वाज योर वे ऑफ
डिवाइसिंग अ प्लान टाइम टेबल, क्या आप लिख के टाइम टेबल बनाते थे या मेंटली प्रिपेयर्ड रखते थे दिमाग में? सो हाउ डिड यू डू इट? प्रतीक भाई, मेरा ऐसा था कि भाई सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी पर्सनालिटी एनालाइज जरूर करें आप एनालाइज ये करिए कि भाई आप दिन वाले प्राणी हैं कि सुबह वाले प्राणी हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी किस टाइम पे अच्छी होती है। तो मेरे साथ ये था कि मेरी सुबह में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी। मैं रात में पढ़ने बैठता था, किसी का फोन आ गया तो मैं बात करने निकल गया, किसी के दोस्त ने बुला लिया कुछ तो उसके साथ चला गया, तो मैं रात में बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था। तो मैं रात की पढ़ाई छोड़ ही दी कि भाई रात में पढ़ना ही नहीं है, रात में सो जाऊंगा। तो शेड्यूल मैंने ये बनाया कि 8 बजते ही था, तो 8 बजे मैं अपना सो जाता था आराम से, कि कुछ भी करूंगा 8 बजे सो जाऊंगा खेल कूद के अपना के। तो 8 बजे सोया और वही 3 बजे करीब उठता था सुबह। तो 3 बजे सुबह उठा, उसके वजह से लेके 3 बजे से लेके 10-11 बजे तक सुबह पढ़ा, उसके बीच में थोड़ा बहुत अपना मैगी वैगी बना लिया, अपना कुछ भी कर लिया। 10-11 बजे के बाद फिर मैं उठा तो अपना लंच वंच किया, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लिया। और लंच करने के बाद उठा तो 1 आध घंटे थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा, न्यूज़पेपर देखा। उसके बाद बजते 5 5 बजा तो थोड़ा दोस्तों के साथ अपना खेलने कूदने निकल गए। खेल कूद किया है, घर वालों से बात करी है, बस फिर सोने चले गए डिनर करके। तो मेरा इस तरीके से शेड्यूल रहता था बेसिक। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था भाई पेपर पे लिख के कि भाई 8 से 9 मैं ये कर रहा हूँ, 9 से 10 ये कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आती है कि आप पहले से मेंटली प्रेशर बहुत ले लेते हैं कि आपने लिख दिया भाई 9 बजे मैं पढ़ूंगा उठ के, तो 9 बजे बजने से पहले ही आपको 8 बजे टेंशन होने लगेगी। मेरे साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई 8 बजे टेंशन होने लगी, फिर 9 बजे पढ़ने बैठना, 9 बजे पढ़ने बैठना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, एक कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। लेकिन मैंने जो एक चीज करी थी जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कि मैंने खुद अपना इनोवेशन वो किया था कि भाई एक ग्राफ बनाया था मैंने, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। उसमें मैंने डेज, जैसे आज तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, और मैंने 1 तारीख को 4 घंटे पढ़ा, तो मैंने उसमें 4 घंटे पे मार्क लगा दिया। एक तरफ मैंने डेज लिखे और एक तरफ जो हाइट पे है वाई एक्सिस पे मैंने उस पे आवर्स लिख दिए, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो मैंने जो हमारे फोन में भी रहता है भाई बेसिक ग्राफ की, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक इतनी देर चलाया, इतने दिन पे आपने इतने दिन चलाया, तो स्टॉक एक्सचेंज में भी रहता है। तो वही ग्राफ मैंने भी बनाया था अपना, लेकिन मैंने खुद से पेपर में बनाया कि मैंने 1 तारीख को 6 घंटे पढ़ाई करी तो 6 घंटे पे मार्क, मैंने 2 तारीख को 5 घंटे पढ़ाई करी, 5 घंटे पे मार्क। तो मुझे एक बेसिक आइडिया रहता था भाई मैं प्रोडक्टिविटी कितनी है, मैं 3 दिन में मेरा ग्राफ नीचे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई मैंने 3 दिन 6 घंटे पढ़ाई कर ली और चौथे दिन मेरा ग्राफ वो 2 घंटे पे आके गिर गया कि दो चौथे दिन मेरा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए खुद को ऑब्जर्व कर सकूं कि मेरा भाई वास्तव में मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं वास्तव में कितनी देर पढ़ पाता हूँ। तो मैंने देखा जब उसको धीरे धीरे, तो मैंने उसको ऑब्जर्व करा, तो उस पर काम करना शुरू करा कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर थोड़ा सा उस दिन मैं और कोशिश करता था कि जल्दी उठ के पढ़ लूँ, क्योंकि इस दिन तो मुझसे पढ़ाई होगी नहीं अगर मैं सुबह ज़्यादा देर जागूंगा तो। हम्म। तो उसी तरीके से मैं अपना रूटीन मैनेज करता था, लेकिन मैंने टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बनाया, बस एक ऑब्जर्वेंस के लिए मैंने ग्राफ तैयार किया। हम्म। और दूसरा मैं कोशिश करता था कि रात को जल्दी सो जाऊँ, तो सुबह जल्दी उठूंगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी मेरी। ओके। So I think so the final question from my side today is कि जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो इन सारे एग्जाम्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है बेसिक, या क्या डेली पार्ट में, डेली रूटीन में कितना फिजिकल और क्या फिजिकल इंक्लूड करते थे आप, सो दैट यू आर ऑलवेज इन दैट टच कि आज मेरा अगर कॉल आ जाए फिजिकल एंड मेडिकल का तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट? फिजिकल का प्रतीक भाई ऐसा था कि मुझे अगर एग्जाम की अगर मैं प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा होता, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस भी कर रहा होता तो मैं तो भी अपने फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान देता, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता हूँ। उनके पास कुछ लोग आए थे भाई गीता लेके, तो उन्होंने कहा तुम्हें गीता की नहीं, तुम्हें फुटबॉल की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका दिमाग तो सॉरी आपकी फिटनेस ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी ठीक नहीं चलेगा। आप सोचे कि आप 4 दिन अपने रूम में बंद हो, खासकर दिल्ली दिल्ली जैसे शहर में भाई, जहाँ पे जगह ही नहीं है, कंजस्टेड एरिया है बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने रूम में बंद है। अब वो 4 दिन बंद रहेंगे तो ब्रेन भाई वैसे ही सेचुरेटेड होगा, कैसे पढ़ पाएंगे 4 दिन सेचुरेटेड पढ़ पढ़ के। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है कि आपको 1 घंटा, दो 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा। मेरा तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही होता है, 2 घंटा तो कभी नहीं होता। और मैं जिम प्रेफर नहीं करता था, मैं ग्राउंड प्रेफर करता था कि थोड़ा सा उसमें फुटबॉल खेल लिया, थोड़ा सा वॉलीबॉल खेल लिया, थोड़ा सा दोस्तों के साथ रनिंग वनिंग कर ली, तो ये सब मैं कोशिश करता था। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जितना फिजिकली एक्टिव रहूंगा उतनी मुझे रात में नींद अच्छी आएगी, और मैं जितनी अच्छी रात में नींद होगी उतना ही मेरा सुबह प्रोडक्टिव होगा। वरना अगर मेरी रात में नींद अच्छी नहीं हो रही है, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली है कि मुझे सुबह फिर मैं नहीं उठ पाऊंगा। और सुबह उठूंगा भी तो सिर में दर्द लेके उठूंगा कि सुबह सिर में दर्द हो रहा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है भाई, फिजिकल फिटनेस तो आपको रखनी ही चाहिए।
और पढ़ाई के साथ साथ राइट आप वो रखेंगे तो वो आपको टाइम वेस्ट नहीं है वो आपका उल्टा टाइम को यूटिलाइज करेगा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे में आप पढ़ पा रहे थे वही, लेकिन आप देखेंगे कि आप फिजिकली कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तो वही काम आप 1 घंटे में कर लेंगे। जो आपको 3 घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है सब्जेक्ट पढ़ने में, तो उसको आप आधे घंटे और 1 घंटे में कर लेंगे कि आपका ब्रेन शार्प हो रहा है उस टाइम पे, आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो रहे हैं। तो इस राइट तरीके से उसको मैंने कोशिश करी बताने की। एग्जैक्टली। तो आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच आई हैड इन माय माइंड, और मैंने सबसे बोल भी दिया है। फिर भी अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर देना, बिकॉज द सेशन इज गेटिंग लॉन्ग ऑल्सो। तो फाइनली बस ये पूछूंगा कि व्हाट हैज़ बीन योर अमित, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी योर क्वेश्चन, आई विल आस्क देवेन टू रिप्लाई इन टेक्स्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द सेशन टू लॉन्ग। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड व्हाई? ये आज का हॉट डिबेट रहता है आजकल। सर, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, मैंने तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ ही रखी थी, और सेकंड प्रेफरेंस मैंने सीआईएसएफ रखी थी, थर्ड प्रेफरेंस मैंने सीआरपी रखी थी, उसके बाद फिर मैंने एसएसबी और सबसे लास्ट में आईटीबीपी रखी थी। तो मेरा जो रीज़न था फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ रखने का, तो मैं कहूँगा पहला तो पर्सनल पर्सनैलिटी। भाई मुझे थोड़ा सा फील्ड वर्क पसंद है, फील्ड में घूमना पसंद है, तो वो चीज़ की वजह से फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने वो रखी। सेकंड चीज़ मुझे वो था कि थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब चाहिए भाई, थोड़ा सा चैलेंजेस ज़्यादा पसंद है। और बीएसएफ आपको डाइवर्सिटी बहुत देता है कि भाई कभी आप रिवर आइलैंड में हैं, कभी थार डेजर्ट में हैं, कभी आप जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे। वो था। और सर जो थर्ड अच्छा। रीज़न था मेरा, जो था कि भाई फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी भी पुलिस में हैं इस समय, और वो ऐसे हैं कि कानपुर के। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा घर से दूर भी रहूंगा तो मेरे पिताजी मैनेज कर लेंगे घर को। तो घर की परिस्थितियां भी देखी मैंने, उस हिसाब से भरा। और दूसरा मेरी पर्सनल पर्सनालिटी कि भाई जो मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहता हूँ, तो वो किया। तो इस वजह से मैंने रियली फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी दी। रियली इंस्पायरिंग, और आई थिंक सो कि यू आर अ फ्यू अमंग द फ्यू कैंडिडेट्स इन टॉप 100 जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी सीआईएसएफ नहीं भरी है। तो लाइक आई एम रियली मतलब एस्टोनिश्ड, तो मतलब आई डोंट नो इफ इट इज द करेक्ट वर्ड और नॉट, बट जैसा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको जान के आई डेंट फील कि आपने सीआईएसएफ फर्स्ट नहीं भरी होगी, बट इट शोज द पैशन यू हैव फॉर द फोर्सेस। और आप साथ साथ दूसरे डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स भी देते हैं, तो इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड यू इनटू समवन जो बीएसएफ भर सकता है, तो इट इज़ रियली कमेंडेबल। और इसी के साथ आई थिंक सो वी शुड एंड द सेशन टुडे, और I would like to like extend my wishes for your like force allocation as well as your service days. Hopefully we'll stay in touch, and you'll keep serving the nation in some or the other manner and keep inspiring everyone. And we at Team Uniform Calling CAPF are really humbled that you gave us your valuable time. And we would also like to thank everyone who has joined today. Anything that you would like to say to conclude, as well as you can send me your contact where other people can join you, like any social media handle where you are active. It would be great. First of all, again, thank you, Pratik sir, for this wonderful platform and this wonderful initiative by Team Calling Uniform. And I also extend my gratitude for you that you will be also a part of uniform forces. And of course, you are my batchmate. And thank you for being that. Sorry for that. So, my final message to all the aspirants over here is that always remember that you should analyze your personal personality, and by analyzing that you will realize that what forms you have to fill, because I've seen people who are in very high post but they are not satisfied. The reason being is कि वो ग्लैमर देख के तो आए, लेकिन वो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जब उनसे नहीं झेला जा रहा पर्सनल पर्सनालिटी जैसे, तो वो परेशान होते हैं उस पोस्ट पे पहुंच के। जब वो रहते हैं तो अपने जूनियर्स को ही परेशान करते हैं। तो पहली चीज तो हमेशा दिमाग में ये रखिए। और दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखिए, जितना हो सके प्रिंट मीडिया का यूज करिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया से आपको खुद पता नहीं चलेगा आपकी पर्सनालिटी कितनी इन्फ्लुएंस हो रही है। जो आप है भी नहीं वो भी आप बनने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात ये है। और तीसरी बात ये है कि हमेशा अपने घर की परिस्थितियों को देख के भी निर्णय लीजिए। उससे भी आपको क्या है कि लॉन्ग टर्म और स्टेबल सस्टेनेबल जो डिसीजन होता है वो लेने में आपको फायदा मिलेगा कि भाई वास्तव में ये था, इसके लिए मैं करने आया था, ठीक है।
तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। ज़्यादा दिन तक आप जंग लड़ नहीं पाएंगे, आप अपनी फैमिली से आप लड़ाई करेंगे। ये 3 बातें दिमाग की, बाकी कीप डूइंग इट। और पक्का किसी का नहीं होता, श्योर किसी को नहीं होता भाई सिलेक्शन का। तो क्या है कि जब इसका हो जाता है तो उसको लगता है, ऐसे ही मेरे साथ भी है कि भाई श्योर कभी नहीं थे लेकिन हो गया तो ठीक है। ये प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश में आप बिल्कुल लगे रहिए अपने। एग्जैक्टली। तो वही है, AIR-1 को भी जैसे पिछले सेशन में भी बात हुई थी कि AIR-1 को भी नहीं पता था कि उसका AIR-1 आने वाला है। बट शगुन वर्क सो हार्ड, तो दैट इज व्हाई गॉड आल्सो सीज कि किसने कितनी मेहनत की है। तो एवरीबडी हैज गॉट व्हाट, जो आपने रोपा है वही आप फल पाएंगे, तो सीधी बात है। और आज का एग्जैक्टली सेशन आई थिंक एग्जैक्टली सो वी शुड एग्जैक्टली। एंड ओवर हियर। एक्चुअली आई हैवंट slept for 24 hours. My train reached just at 8:30, but we had a session scheduled, तो I tried कि my best to be energetic, और थोड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। So thank you again everyone, and thank you Devendra for joining us. Jai Hind to everyone. Jai Hind bhai. थैंक यू सर। थैंक